नमस्ते। आज हम इतिहास के पन्नों से एक दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट मामला लेकर आए हैं। ये है 1954 का ज़वेरभाई अमायदास बनाम बॉम्बे राज्य केस। और ये सिर्फ एक पुराने केस की कहानी नहीं है, बल्कि इससे हम समझेंगे कि हमारा संविधान कैसे काम करता है, खासकर जब केंद्र और राज्यों के कानून आपस में टकरा जाएं। हाँ बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टकराव, जिसे रेप्युग्नेंसी कहते हैं, उसे संविधान कैसे सुलझाता है। हमारे पास इस केस का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। और सोचिए, बात शुरू हुई थी कुछ मंजवार बिना परमिट के ले जाने से। कैसे ये इतना बड़ा कानूनी सवाल बन गया कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें पढ़ना पड़ा। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी यूं शुरू होती है। ज़वेरभाई साहब पर बॉम्बे फूड ग्रेन्स ऑर्डर 1949 उसका उल्लंघन करने का आरोप लगा और उन्हें निचली अदालत ने सजा भी सुना दी। ये सजा थी केंद्रीय कानून एसेंशियल सप्लाईज एक्ट 1946 के तहत। इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिकतम 3 साल की सजा थी। ठीक है। आज अपना एक कानून पास किया था, बॉम्बे एक्ट XVVI। अच्छा। हाँ, और उसमें इसी तरह के जुर्म के लिए सजा काफी ज्यादा थी, 7 साल तक। और ये भी था कि सुनवाई सेशन कोर्ट में होनी चाहिए थी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं। ओहो, तो ये तो बड़ा पेंच था। बिल्कुल। तो ज़वेरभाई के वकील ने हाई कोर्ट में यही कहा कि भाई मैजिस्ट्रेट कोर्ट को तो ये केस सुनने का अधिकार ही नहीं था। हाँ, और यहीं पर, जैसा आपने कहा, संविधान का रोल आता है, खास तौर पर अनुच्छेद 254। हाँ। और इससे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसका सेक्शन 1072 भी कुछ ऐसा ही कहता था। अच्छा, तो ये अनुच्छेद 254 क्या कहता है? देखिए, ये तब लागू होता है जब कोई विषय कॉन्करेंट लिस्ट में हो, मतलब ऐसी लिस्ट जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे ये जरूरी सामानों का मामला था। हाँ हाँ। तो अनुच्छेद 254 कहता है कि अगर दोनों के बनाए कानूनों में टकराव हो, मतलब विसंगति या रिप्यूग्नेंसी हो, तो आमतौर पर केंद्र का कानून ही माना जाएगा, राज्य का नहीं। लेकिन अभी आपने बताया बॉम्बे का अपना कानून था और उसे गवर्नर जनरल की मंजूरी भी मिली थी, तो उसका क्या हुआ? क्या वो मंजूरी फिर किसी काम की नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मंजूरी महत्वपूर्ण थी। सेक्शन 107(2) के तहत उस मंजूरी की वजह से बॉम्बे का वो कानून केंद्र के उस समय के कानून से अलग होने के बावजूद बॉम्बे राज्य में लागू हो गया था। अच्छा, लागू हो गया था। हाँ, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, संविधान ये भी कहता है कि संसद बाद में उसी विषय पर फिर से कानून बना सकती है। और अगर संसद ऐसा करती है तो फिर संसद का जो नया कानून है वही मान्य होगा। पुराना राज्य कानून फिर लागू नहीं रहेगा, भले ही उसे पहले मंजूरी मिली हो। तो मतलब असली सवाल ये बन गया कि क्या केंद्र सरकार ने बॉम्बे एक्ट 1947 बनने के बाद उसी विषय पर कोई नया कानून बनाया था या नहीं? बिल्कुल सही, यही क्रक्स था पूरे मामले का। और जवाब था हाँ, बनाया था। केंद्र सरकार ने 1948, 1949 और खासकर 1950 में एसेंशियल सप्लाईज एक्ट में कई बदलाव किए थे। अच्छा। और इनमें सबसे अहम था 1950 का एक्ट LI ऑफ 1950। इस कानून ने सजाओं के पूरे ढांचे को ही एक तरह से बदल दिया था। इसमें तय किया गया कि कुछ अपराधों के लिए सजा 3 साल तक होगी, लेकिन कुछ गंभीर मामले जैसे तय सीमा से ज्यादा जमाखोरी वगैरह, उसमें 7 साल तक की सजा भी हो सकती थी। तो क्या सिर्फ सजा की मात्रा बदल देने से ये मान लिया गया कि ये उसी विषय पर नया कानून है? क्योंकि बॉम्बे एक्ट में भी तो सजा ही थी, बस अलग थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यही माना। कोर्ट का कहना था कि 1950 का जो केंद्रीय कानून था वो उसी मुद्दे से जुड़ा था, यानी एसेंशियल सप्लाईज एक्ट के उल्लंघन की सजा, जिस पर 1947 का बॉम्बे एक्ट बना था। जब संसद बाद में उसी विषय पर कानून बनाकर सजा को बदल देती है, चाहे कम करे या ज्यादा, तो ये माना जाता है कि संसद ने उस विषय पर अपनी नई इच्छा, अपनी नई नीति जाहिर कर दी है। अच्छा। इसे कानून की भाषा में इम्प्लाइड रिपील या निहित निरसन भी कहते हैं। मतलब ये मान लिया जाता है कि पुराना राज्य कानून अपने आप निरस्त हो गया, भले ही नए केंद्रीय कानून में ये साफ साफ लिखा न हो कि हम राज्य कानून को रद्द कर रहे हैं। ओहो, तो मतलब संसद को एक्सप्लिसिटली ये कहने की जरूरत नहीं कि पुराना राज्य कानून खत्म, उनका नया कानून बनाना ही काफी है। हाँ, अनुच्छेद 254 का मकसद ही यही है कि ऐसी स्थिति में बाद वाला केंद्रीय कानून ही प्रभावी हो। तो इसका सीधा मतलब ये निकला कि ज़वेरभाई के केस में 1950 वाला केंद्रीय कानून लागू होगा, न कि बॉम्बे का 1947 वाला कानून। एकदम सही पकड़ा आपने।
और क्योंकि 1950 के कानून के तहत जवेर भाई पर जो आरोप थे, उस अपराध के लिए अधिकतम सजा 3 साल ही थी। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुनवाई कर सकता था। बिल्कुल, रेजिडेंट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को सुनवाई का पूरा अधिकार था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को सही ठहराया, उसे बरकरार रखा। तो इस केस से हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी। हमारा संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन तो बनाता है, लेकिन जब कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर टकराव की स्थिति आती है तो बाद में बना संसद का कानून राज्य के कानून पर भारी पड़ता है। हाँ, ये रिपग्नेंसी का सिद्धांत या विसंगति का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये सुनिश्चित करता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, उन पर पूरे देश में एकरूपता बनी रहे। और ये भी साफ हुआ कि सिर्फ सजा की मात्रा बदलना भी उसी विषय पर दोबारा कानून बनाना माना जाएगा। ऐसा नहीं कि विषय ही बदलना जरूरी है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि सजा बदलना उस विषय पर विधान का एक अहम हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये केस दिखाता है कि कैसे कानूनी व्याख्या के जरिए संविधान के प्रावधानों को लागू किया जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। आज के समय में जब केंद्र और राज्य दोनों ही कई मिलते जुलते विषयों पर लगातार कानून बनाते रहते हैं, क्या अनुच्छेद 254 का ये सिद्धांत हमेशा स्पष्टता लाता है, या कभी-कभी ये आम नागरिक के लिए कानूनों के इस जाल को समझना और भी जटिल बना देता है कि आखिर उस पर कौन सा वाला कानून लागू हो रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कानूनी उलझन को सुलझाने की कोशिश के साथ। नमस्कार। नमस्कार।